हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक की, गैस क्रोमेटोग्राफी की। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि थ्योरी के बेस पे आपका पेपर जो AKTU कंडक्ट करती है एम फार्मेसी में फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये आप मैट सब्जेक्ट है MPC 101T मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स, और इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी फोर्थ यूनिट का फिफ्थ टॉपिक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट फ्रॉम गिवन क्रूड ड्रग। तो बेसिकली जो हमने पहले बताया, क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये है कि मिक्सचर और किसी भी प्रकार के मिक्सचर से चीज़ों को सेपरेट करना। स्टार्टिंग इसकी TLC कॉलम से हुई है। कॉलम सबसे पुरानी टेक्निक है, कॉलम भी आपके सिलेबस में है, TLC है, आयन एक्सचेंज है, हाई परफॉर्मेंस, HPLC। तो ये काफ़ी क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो HPLC और गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ आपको गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये टू मेजर टाइप, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी में नाम से ही लग रहा है गैस लिया जाएगा एज ए मोबाइल फेज। ठीक है, और जो गैस होगी वो कौन सी होगी, क्या उसके प्रॉपर्टी होने चाहिए। तो ये जो हाईली टेक्निक है, एडवांस है, सेंसिटिव है, गुड प्रिसीजन एक्यूरेसी है, महंगी टेक्निक है, शॉर्ट टाइम लेती है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट रिलेटिवली लो एंड इट्स लाइफ इज जनरली लॉन्ग। थोड़ा सा इस लाइन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, कॉस्ट जो है महंगी होती है इसकी। ठीक है ना, रिलेटिवली लो का मतलब होता है कि इसका कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे, लेकिन अभी TLC और कॉलम और इनसे तो महंगी ही है। द टेक्निक इज रिलेटिवली सुटेबल फॉर रूटीन एनालिसिस, वेरी बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कंपोनेंट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो जो बेसिकली कंपोनेंट है वो क्या क्या हैं। तो कंपोनेंट में सबसे पहले जो हमारा गैस है, जिसकी नाम से ही लग रहा है गैस क्रोमेटोग्राफी, ये नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन और हाइड्रोजन। लेकिन सबसे मेजर जो गैस यूज होती है वो हीलियम होती है, कॉमनली वही यूज होती है सारे गैस क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में माइक्रो सिरिंज है, जहाँ से सैंपल को हम पोर्ट करेंगे, जैसा हमने HPLC में डिस्कस किया था। कॉलम, कॉलम इसकी जान है, हार्ट है। हमने पहले बताया HPLC हो या फिर गैस हो, दोनों तीनों जितने भी क्रोमेटोग्राफी हैं, उसका जो कॉलम होता है वहाँ पे ही सेपरेशन प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे ही जो है आइडेंटिफिकेशन सेपरेशन के लिए अलग अलग कंपोनेंट जुड़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा कॉलम है उसको हम देखेंगे, तो ये कॉइल्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में ये कॉलम होता है। और यहाँ पे जो डिटेक्टर यूज़ होते हैं, ये अलग अलग डिटेक्टर दिए गए हैं। ये डिटेक्टर यूज़ होकर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। ये देखिए, ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सारे स्टूडेंट एक दो बार रफ पे और अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, जो एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने वाले हैं इनके लिए नोट्स अपने हैंड रिटन में ज़रूर बनाइए। हमारे दिए गए नोट्स हैं, लेकिन अगर इसको आप बनाएंगे नहीं तो ये जो आपके लिए प्रॉब्लम कॉज करेंगे। आप स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ देखिए कैरियर गैस सप्लाई टैंक है, जहाँ पे हम गैस की फिलिंग करेंगे। यहाँ 2 स्टेज प्रेशर रेगुलेटर लगाए गए हैं जो प्रेशर को मेंटेन करेंगे। जैसे आप टायर में, पंप में हवा भराने जाते हैं गाड़ी में, बाइक में, तो वहाँ पे रेगुलेटर रहता है जिससे पता चल जाता है आपको 36 पाउंड हवा जाएगी, 40 पाउंड हवा गई। तो वैसा ही एडवांस यहाँ पे लगाया जाता है जो प्रेशर को मेंशन करता है। और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए फ्लो कंट्रोलर लगाए जाते हैं। देन ये रोटोमीटर है। नेक्स्ट हमारा ये सैंपल इंजेक्शन के लिए सिरिंज, जहाँ से हम सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। सैंपल इंजेक्ट होने के बाद यहाँ फ्लो फिल्टर है कि फ्लो को हमको आगे पीछे करना है, कम करना है, तो स्प्लिट कर सकते हैं। और नहीं तो इंजेक्टर के थ्रू ये सीधा यहाँ पे आपका कॉलम है, जो मैंने जिसको बताया था हार्ट है। ये कॉलम बहुत ही थिन होती है, मैक्सिमम 2 से 4 mm चौड़ाई की होती है, और 12 से 40 मीटर तक के लंबे कॉयल आते हैं, और ये कॉयल फॉर्म में होते हैं। इस कॉयल को अगर हम समझना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरीके का कॉलम होता है कि जैसे ये आपकी पतली थिन लेयर, जैसे आप 4 mm की तार देखते हैं केबल वाली, ये ऐसे केबल वाली तार है। यहाँ पे ड्रॉ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो गैप है, इस कॉलम को अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब इस कॉलम में यहाँ पे लेयर लगा होता है सिलिका का, उसी के डेरिवेटिव के, और वहाँ से जब सैंपल गुजरता है तो वो सेग्रीगेट होता है। नेक्स्ट आगे डिटेक्टर है, जो डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर की बात की गई।
और आगे ये प्रिंटर रिकॉर्डर और ये सिस्टम लगा है। तो ये सारा जो सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है इसको आप एग्ज़ाम में ज़रूर बनाइएगा, जिससे कि आपका जो गैस क्रोमेटोग्राफी है इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट आसान हो जाएगा। देखिए केमिकल कैरियर गैस कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने बता दिया हीलियम ही होता है 99% में। ठीक है, तो चॉइस ऑफ कैरियर गैस इज ऑफन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डिटेक्टर विच इज़ यूज। तो ये कुछ पॉइंट हैं। नेक्स्ट ये हमारे कैरियर गैस को लेके थे। सैंपल इंजेक्शन या डायरेक्ट इंजेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्ट इंजेक्शन में हमारे पास दो तरीके से है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे सैंपल को इंजेक्ट करना है, या तो हम डायरेक्ट इंजेक्शन कर दें और या फिर इसको हम कॉलम में जाने से पहले पार्ट में कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डायरेक्ट इंजेक्शन है ये माइक्रो सिरिंज के थ्रू है, ये क्वांटिटी है, ये सब याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है ना, ये स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझने के लिए आपके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जो सिरिंज से हम इंजेक्ट कर रहे हैं, जब सिरिंज से हम यहाँ पे सैंपल को इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे सिरिंज निडल यहाँ तक आ रही है, ब्लैक कलर की जो दिख रही है ये सिरिंज निडल आ रही है, और यहीं पे बनाया जाता है वेपोराइजेशन चैम्बर, जहाँ पे उस सैंपल को वेपोराइज फॉर्म में किया जाता है, मीन्स हीट दी जाती है और यहाँ से कैरियर गैस इंटर करती है। तो ये जीरो डेड वॉल्यूम कनेक्टर यहाँ पे लगाया जाता है और ये फिर फर्दर जो इंजेक्ट हो रहा है ये सीधा कॉलम की तरफ मूव करता है। तो कुछ इस तरीके से रहता है कि अगर हमारा सैंपल लिक्विड है और उसे हमें वेपोराइज करना है तो हम यहाँ पे वेपोराइजेशन चैम्बर के थ्रू कर देते हैं। अब दो बातें हैं, अगर मान लो हमारे पास 5 ml सैंपल है तो हम 5 ml डाल दें, मतलब कि हमें सैंपल की रिकवरी नहीं चाहिए, या फिर हम 1 ml को यूज करें और 4 ml को हम बचा लें कि अगले स्टडी के लिए हम रख लें। तो दो तरीके से स्प्लिट इंजेक्शन रूटीन मेथड है, स्प्लिट लेस इंजेक्शन रूटीन मेथड है। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर टू वेस्ट हो जाता है, यहाँ ओनली फॉर ट्रेस एनालिसिस लो सैंपल ऑन कॉलम इंजेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम की बात हो रही है। कॉलम दो तरीके से है, जनरली जो पैक्ड कॉलम है या कैपलरी कॉलम है इसको हम ऑल्सो नोन एज ओपन ट्यूबुलर बोलते हैं, और यहाँ पे जो पैकिंग होती है वो फाइनली डिवाइडेड इनर्ट सॉलिड होती है, सपोर्ट मटेरियल डायटमस अर्थ कोटेड विद लिक्विड स्टेसी फेज। ठीक है, तो ये जो देखिए यहाँ पे 1.5 से 10 मीटर तक की लेंथ है और 2 से 4 mm मतलब जो मैंने बताया था केबल वाले वायर आते हैं, तो आपके घरों में जो बिजली आती खंभे से वो 4 mm की तार होती है, उतनी पतली मतलब उतनी चौड़ी जो है इसकी कॉइल होती है। और कैपलरी कॉलम यहाँ पे फ्यू टेंथ ऑफ मिलीमीटर होती है, मतलब कैपलरी कॉलम हैव एन इंटरनल डायमीटर। ये कैपलरी कॉलम के अंतर की डायमीटर की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ये डायमीटर होगा। तो ये दो तरीके से होता है, वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर WCO2 या सपोर्टेड कोटेड ओपन ट्यूबुलर। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी रूम है, अगर रूम की वॉल है तो वॉल पे जब हम पुट्टी लगाते हैं तो वो एक तरीके से वॉल कोटेड हो गया, मतलब कोटिंग हो गई, पुट्टी जो है वहाँ कोटिंग का काम कर रही है। तो ऐसे ही समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पे वॉल कोटेड कंसिस्ट कैपिलरी ट्यूब हुज वॉल आर कोटेड विद लिक्विड स्टेशनरी फेज। द सपोर्टेड कोटेड कॉलम द इनर वॉल इज कैपिलरी लाइंड विद ए लीनियर layer of support material such as diatomaceous earth onto which the stationary phase has been adsorbed। तो ये जो सपोर्टेड कोटेड है कि जो वॉल पुट्टी है उसके ऊपर सपोज दैट आपने PVC पैनल वगैरह टाइप का कुछ जो लगते नहीं आजकल वॉल में, तो वो कैपलरी टाइप में दे देते हैं जिससे वहाँ पे भी ट्रैपिंग हो जाती है। नेक्स्ट, अगर ये कुछ चार्ट है पर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको समझना है कि देखिए हमने TLC में सिलिका की बात की थी, पॉलीमिथाइल सिलेक्जॉन। ठीक है, ये जितने भी नाम आप देखेंगे सब में सिलेक्जॉन सिलेक्जॉन। ठीक है, तो ये इसके डेरिवेटिव हैं, ये सब उसी से डिराइव किए गए, सिलिका जेल से ही डिराइव किए गए स्टेशनरी फेज हैं, और ये यहाँ पे कुछ इनके मेंशन है, पर इसको अभी नहीं रटना। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंट है, पर M फार्मेसी में आपको समझने के लिए कि जो स्टेशनरी फेज है वो डिराइव्ड हैं, और जिस तरीके का मटेरियल हमको आइसोलेट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, अलग अलग करना होता है, उस हिसाब से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट डिटेक्टर है। डिटेक्टर के बारे में हमने बहुत डिटेल में IR और उसमें वीडियो बनाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। डिटेक्टर कैन बी ग्रुप इनटू कंसंट्रेशन डिपेंडेंट डिटेक्टर एंड मास फ्लो डिपेंडेंट डिटेक्टर। ये क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी, तो आप लोग प्लीज़ इसमें दो चार नाम याद रखो, फास्ट रिस्पॉन्स, सिंपल, नॉन रिडक्टिव, ये चीज़ें आपको लिखनी है एग्जाम में।
अब ये एक एक डिटेक्टर हैं, फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर, जो कि आपको बेसिकली इसमें केवल ये याद रखना है कि ये डिटेक्टर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चेंज इन कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लेम एज ए कंपाउंड इज बर्न। तो फ्लेम की बात हो रही है, यानी कि ये डिटेक्टर जब बर्न हो रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी जो चालकता है वो कितनी बदल रही है, ये इसके बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है डिटेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। तो ये किस पे बेस्ड है भाई, ये बेस्ड है अल्ट्रेशन ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कैरियर गैस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से डिटेक्ट करता है। डिटेक्टर का मतलब है वो डिटेक्ट करेगा, ज्ञात करेगा, बताएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर है। इलेक्ट्रॉन आयनाइज द कैरियर गैस बाय मीन्स ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्सेज, ये इस पे बेस्ड होता है। ये कुछ समरी दी हुई है जिसको रटने की ज़रूरत नहीं, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या क्या हमें रटना चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं तो सजेस्ट करूँगा कि AKTU की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या यूनिवर्सिटी में जो आपके एग्ज़ाम होने हैं फार्मेसी के, वहाँ पे इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और ये इतनी सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है। समरी ऑफ कॉमन GC डिटेक्टर, तो कुछ समरी दी गई है, इसको पढ़ लेंगे। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग के लिए हैं 2-4 लाइनें कि एज कॉलम टेम्परेचर रेज वेपर प्रेशर एनालाइट इंक्रीज इल्यूट फर्स्ट, तो इसको देख लेंगे। और बहुत ज़्यादा लिखने का समय नहीं होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो बेसिक इंट्रोडक्शन किस पे बेस्ड है, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, क्या उसका इंस्ट्रूमेंटेशन है और क्या उसके एप्लीकेशन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एप्लीकेशन में देखेंगे तो भाई आज की डेट में जितने भी एनालिसिस हो रही है ये सारी की सारी कन्वर्ट होती जा रही हैं गैस क्रोमेटोग्राफी और HPLC पे, क्योंकि किसी भी सैंपल को अगर आप सैंपल है आपके पास और उसको आप सेपरेट कर लिया, ठीक है चलो आपने TLC के थ्रू सेपरेट कर लिया, अब सेपरेट करने के बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए फर्दर आप उसका IR NMR मास और बाकी चीज़ें करा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो एडवांस टेक्निक है यहाँ पे डिटेक्शन भी हो जाता है। ये हाइफिनेटेड टेक्निक में भी आ चुके हैं, इनको अटैच कर दिया जाता है। अगले सेमेस्टर में जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको दिखेगा GC विद MS, GC मतलब GC के साथ MS मास स्पेक्ट्रोस्कोपी लगा दी गई, GC के साथ गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो दो टेक्निक को मिला के जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो रहे हैं आज की डेट में, जो एडवांस टेक्निक चल रही है, उस पर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिलेबस में मेंशन है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप बहुत अच्छे से जानते हो, फर्स्ट ईयर B.Pharm से पढ़ रहे हो, उनमें यूज होता है। और इनका देख लीजिए पॉल्यूटेंट के रूप में, डेयरी प्रोडक्ट में, सेपरेशन में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मिसलें। तो ये काफ़ी बच्चे इसको बना के भी एप्लीकेशन लिखते हैं, तो एक बार आप इसको लिख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ये ओवरऑल गैस क्रोमेटोग्राफी का जो हमने डिटेक्स बात की है M फार्मेसी, B फार्मेसी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी यूज़फुल है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा और बने रहिएगा, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए, अपने माता पिता के संलग्न में रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।